नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मन लगा के आप पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी 2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले जो प्रश्न होता है उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। यानी पहला जो आपका चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उसका थ्योरी को हमने पढ़ाया था कल। थ्योरी के बाद हम लोग सीधा सा आपको क्वेश्चन में चले आते हैं। चैप्टर का नाम है ईंटे मनके तथा अस्तिया, या क्या बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। दोनों में आप किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन देखिएगा और जरा सा गौर से समझिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा। यहीं पर पहला में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी सिंधु सभ्यता की जब खोज की गई तो संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, एक छोटे से कहानी में उसका क्या लिखिए, आप आंसर को लिखिए। जैसे आप संक्षिप्त नहीं कहेगा, विस्तार से कहेगा, इसका मतलब क्या होगा, पूरा एक अच्छे ढंग से जितना भी कहानी है पूरा लिखिए। लेकिन यहाँ तो संक्षिप्त बोला है, चूँकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितना नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, 2 नंबर वाले में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 से 6 लाइन आपको जा सकते हैं। तो बोला है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में आपको हड़प्पा के उत्खनन का कार्य कराया, जो 1925 तक क्या हुआ आपको चलता रहा। तो दयाराम साहनी के द्वारा जब काम कराया गया तो 1921 से कहाँ तक कराया गया, 1925 तक कराया गया। ये किसके द्वारा कराया गया, दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया, जो सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में समझिए पहला कोदारी यही लोगों ने लगाया था। उसके बाद क्या हुआ कि अब 25 तो बीत गया, तो 26 से लेके 33 तक आपको माधव स्वरूप ओतस्य के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। तो माधव स्वरूप जो है, यहाँ माधव लिख देते हैं, काम चला लीजिएगा। माधव स्वरूप ओतस्य के निर्देशन में 1926 से लेके कहाँ तक चला, 1933 तक चला। तो दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 से 25 तक चला, और 26 से लेके 33 तक जो चला वो माधव स्वरूप के क्या हुआ, इनके रेख देख में आपको चला। मोहनजोदड़ो में आपको 1900 आपको यहाँ 22-23 आपको लिखना चाहिए। 1900 आपको 22 और 1900 आपको 23 इधर में लिख देते हैं। 1900 आपको 22 और आपको 1900 क्या है आपको 23। 1922-23 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन कार्य आपको आरंभ हुआ। आरंभ का मतलब क्या होता है, शुरू होना। इसके बाद सर जॉन मार्शल और मैके एवं व्हीलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नामक शहर के कारण आपको पड़ा। यानी वही वाला बात है कि सिंधु सभ्यता का जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा नामक शहर पर पहली बार क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। तो आपको याद यही रखना है कि सिंधु सभ्यता के जब खुदाई किया गया तो 1921 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी तक दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुआ, और 1926 से लेकर 1933 तक जो है माधव स्वरूप ओतस्य के निर्देशन में आपको खुदाई हुआ। उसके बाद राखल दास बनर्जी जो है आपको मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 से कब कराए थे, 1923 ईस्वी के आपको आसपास कराए थे। उसके बाद बहुत लोगों ने आया और क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाया। हड़प्पा सभ्यता इसका इसलिए नाम पड़ा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंध क्षेत्र में जो पहला जगह खुदाई हुआ उसी जगह का क्या नाम था, आपको हड़प्पा नाम था। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर जरा सा हम लोग आते हैं, और इस चैप्टर का एकदम समझिए तो VVI क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करके 1-2 साल जो है आपको पूछ ही लेता है। क्वेश्चन क्या है कि कार्बन 14 विधि के बारे में क्या कीजिए आप बताइए। देखिए कार्बन जो 14 विधि होता है ना, ये किसी भी आपको पुराने चीज़ों का उम्र निकालने का एक वैज्ञानिक क्या है, तरीका है। जैसे वहीं बोला गया है कि तिथि निर्धारण लिखा गया है कि वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि को, दिन को, डेट को निकालने के जो वैज्ञानिक तरीका है उसी वैज्ञानिक तरीका को क्या बोला जाता है, कार्बन 14 विधि बोला जाता है।
इस विधि की खोज अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री बीएफ आपको लिम्बी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। यानी इस जो वैज्ञानिक विधि का जो खोज किए थे वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था बीएफ लिम्बी द्वारा 1946 में आपको की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन आपको क्या होता है, 12 होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर वस्तु जिंदा है तो उसमें क्या रहता है, कार्बन 12 रहता है, एवं कार्बन 14 समान मात्रा में क्या किया जाता है, पाया जाता है। यानी अगर हम जिंदा है तो जितना हमारे शरीर में कार्बन 12 है उतना ही हमारे शरीर में क्या है, कार्बन 14 भी है। लेकिन आगे देखिए खेला क्या होता है, मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 जो है निरंतर क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, मतलब खत्म होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वे कम होती है, इसको हटाइए, वह उतना ही प्राचीनतम आपको माना जाता है। देसी भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम जिंदा है, ठीक है, तो हम में कार्बन 12 भी है, हम में क्या है, कार्बन 14 भी है। तो कार्बन 12 जितना है उतना मेरे में क्या है, कार्बन 14 भी है। अगर हम डेथ हो जाते हैं, यानी हमारी शरीर जो है आपको मर जाती है, तो कार्बन 12 जितना है वो उतना ही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जितना घटेगा उतना ही वस्तु क्या होगा, आपको पुराना होगा कि नहीं होगा। तो कार्बन जो 14 विधि है वो उम्र निकालने का, तिथि निकालने का एक वैज्ञानिक विधि है कि नहीं है, एक वैज्ञानिक विधि है। तो टेक्निकल बातें आपको समझ आया होगा कि कार्बन जो 14 विधि है एक उम्र निकालने की, तिथि निकालने की एक आपको विधि है। इस विधि के जो खोज किए थे वो आपको अमेरिका के एक रसायन शास्त्री, एक वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था, बीएफ लिम्पी द्वारा आपको खोज किया गया था। और जितना मात्रा में कार्बन 12 होता है शरीर में एक जीवित आदमी का, उतना ही कार्बन 14 भी होता है। मर जाने के बाद कार्बन 12 सेमे रहता है, लेकिन आपको कार्बन 14 क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूरा दिमाग में गया होगा। सर जी बिल्कुल हमेशा घटते रहता है, हमेशा घटते रहता है। तो अभी तो आपको जब जितना समय उसमें आपको घटेगा, जितना आपको कार्बन 14 का आपको क्षय होगा, उतना ही उसका क्या होगा, उम्र क्या होगा, आपको ज़्यादा हो जाएगा। अगला आइए, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, आपको 3। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ से लिख दीजिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में जो है आपको यहीं से दे दिया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ तो क्या है क्वेश्चन है हमारा। तो पुरातत्व किसे कहा जाता है, हम आपको कल भी बताए थे। देखिए खनन के द्वारा पृथ्वी के, यहाँ गर्भ है, पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, आपको पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व जो है संस्कृत लिख दिया है, संस्कृत आपको शब्द का क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आपको खोदना होता है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को क्या है, पृथ्वी के अंदर से आपको निकालना। तो पृथ्वी के अंदर से आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी के गर्भ से निकाल रहे हैं। तो पृथ्वी के गर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से किसी भी वस्तु को खोदकर आपको बाहर निकालना क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। आप पुरातत्व जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है कि नहीं है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आपको खोदना होता है। तो पूछेगा कि पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व जो है उसे कहा जाता है जो पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के गर्भ से कोई भी वस्तु को खोद कर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पुरातत्व बोला जाता है। पुरातत्व जो है एक संस्कृत शब्द का भाषा है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, खोदना होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया कि क्या है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर कब, 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। इसका भी उत्तर यहीं से शुरू कर दिया गया है। थोड़ा सा इसे टाइपिस्ट में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसे कहाँ डालना चाहिए, इस प्रकार से नीचे डालना चाहिए, जबकि नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा।
तो पूछ रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें सड़क जो था आपको कैसा था। तो आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगर वाला आपको सभ्यता है। भैया जितना आज डेवलप नहीं है उससे कहीं डेवलप दिखाई देता है कौन, आपको हड़प्पा। ससुरा उस जमाने में जो था नाली बना हुआ था। आज आज़ादी के लगभग 75 साल हो गया, गांव में सड़क नहीं बना, नाली तो दूर का है। बात समझ गए क्या? बिहार के आप कोई भी गांव में चले जाइए, आपको एको गो शुद्ध नाली या एको गो शुद्ध सड़क भेटा जाएगा तो फिर आप आके बोलिएगा। अगर एक पंचायत में अगर 20 गो रोड है ना, तो गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं कि 15 गो रोड तो जरूर डैमेज आपको मिलेगा, 15 गो नाला तो जरूर डैमेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ क्या है ना कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है आपको कमी है। जैसे आए दिन हमेशा सरकारी स्कूल पर सवाल खड़े होते रहता है कि नहीं होते रहता है। क्योंकि आप में कमी है तो लोग आपके ऊपर सवाल करेंगे, यदि कमी नहीं रहेगा तो लोग सवाल करेंगे ही नहीं। तो आइए सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाए थोड़ा सा। तो हड़प्पा सभ्यता का आपको सड़क व्यवस्था बहुत ही क्या था, आपको उत्तम था, चूँकि बहुत ही अच्छा था। यहाँ की सड़कें किससे बनी होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी। सड़क के दोनों किनारे क्या बने होते थे, नाले बने होते थे। चूँकि शहर का जो पानी है नाले के थ्रू कहाँ से निकल जाए, बाहर निकल जाए शहर से। अच्छा, जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले के द्वारा पानी शहर यहाँ लिखिए, शहर से बाहर निकल जाता था। यहाँ सड़क होना चाहिए, सड़क के दोनों किनारे, बाप रे बहुत ज़्यादा गलती लिखा है। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने होते थे। बड़ी सड़कों, कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया, बड़ी सड़कों से मिलकर कई छोटी छोटी सड़कों का निर्माण किया गया था। एक सड़क यहाँ लिखा है, दूसरे सड़क को समकोण पर काटती, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था क्या था, बहुत ही उत्तम था। आपको याद क्या रखना है, जरा सा इधर समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये हम आपको एक सड़क बना दिए, ठीक है। ये जो सड़क है किस चीज का बना हुआ है, पक्का ईंटा का बना हुआ है। आ दोनों तरफ किसका ये क्या बना दिए, नाली बना देते हैं, जिससे क्या जाएगा, आपको पानी प्रवाह होगा। तो ये जो बीच में बना पाए, ये अभी जो बीच में ये जो बना ये आपको सड़क बन पाया। ये दोनों किनारे जो बना ये क्या बना, आपको नाली बना। अब बगल में क्या बना रहता था, चबूतरे भी बना रहता था। अब जो है NH रोड है, बड़का रोड, तो गौवा से रोडवा जाता है तो मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। तो खड़ा खड़ी या हैंगा जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। तो इसीलिए समकोण पर यह क्या होती थी, आपको काटती थी। तो पूछेगा कि सड़क व्यवस्था कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क व्यवस्था थी वो बहुत ही क्या थी, आपको उत्तम थी। सड़क जो थी एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। सड़क के दोनों किनारे क्या बने होते थे, आपको नाली बने होते थे, जिससे शहर का पानी नाली के थ्रू क्या हो जाता था, सारे शहर से आपको निकल जाता था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे भी बने होते थे। चबूतरा पर क्या होता है, आदमी बैठता है, आराम करता है। तो आइए इसके बाद वाला पर कौन नंबर, 4 नंबर ना था, हाँ 5 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर क्या आपको प्रकाश डाले। देखिए भाई ऑनलाइन वाले, आपको 1 मिनट हम एक बात कह दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे एरर है, बहुत सारे अशुद्धि है। अब आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं चीज़ दूसरे लिखा है, हम पढ़ दे रहे हैं दूसरे, और आप कहते होइएगा कि इनको पढ़ने ही नहीं आ रहा है। देखिए क्या है कि एरर है तो हम उस एरर पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप 12 क्लास में हैं तो माइनर अगर एरर है तो ज़रूर आप उसे सुधार कर सकते हैं। बात समझ है कि नहीं है। हड़प्पा जैसे देखिए सभ्यता लिखना चाहिए तो सभ्यता लिख दिया है, फिर भी हम उतना इसको सभ्यता ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको हम सभ्यता ही आपको पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत 1-2 अक्षर है, माइनर मिस्टेक हो चुका है, तो उससे आप सुधार लीजिएगा। वैसे भी हम बोल रहे हैं, उस बात पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर क्या करें, प्रकाश डालें। यानी हड़प्पा जो सभ्यता था कहाँ से कहाँ तक आपको क्या हुआ था, फैला हुआ था। क्योंकि मान लीजिए आपका गांव है तो क्या पूछा जाएगा
कि आपका गांव कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो कहिएगा पूरब में हई गांव से लगता है, पश्चिम में हई गांव से लगता है, दक्षिण में है या उत्तर में है, ये बताते हैं ना, या पंचायत को बताते हैं कि इस गांव से मेरा गांव जो है क्या हुआ है, लगा हुआ है, इतना दूर तक मेरा फैला हुआ है। जैसे दुआरे को कहा जाता है तो बोला जाता है इतना दूरी दुआर मेला जो है फैला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का भी क्षेत्र आपको कुछ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर देता है, लेकिन यहाँ कितना लिख दिया है, 666 लिख दिया है। तो कहीं कहीं तो 12,99,000 कितना लिखता है, 600 ही लिखता है। इससे अलग मिलता है क्या, छिया, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैनेज करके चलना है। तो सुनिए, कहीं कहीं ये भी लिखता है, कहीं कहीं ये भी लिखता है। तो 12,99,600, अब कहीं कहीं 600, कहीं 60 लिख दे रहा है, कहीं कहीं 600 लिख दे रहा है, कहीं कहीं 666 लिख दे रहा है। तो लेकिन आपको तीनों याद रखना है, ऑप्शन के अनुसार आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर तक आपको था। हड़प्पा सभ्यता क्या है, विद्या की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अच्छा अच्छा, ये विद्या नहीं लिखा है, यहाँ विश्व लिखा है, बात समझ गए। तो हड़प्पा जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। प्राचीनतम का मतलब क्या है, पुराना। प्राचीन का मतलब क्या है, पुराना। तो हड़प्पा जो सभ्यता है विश्व का सबसे क्या है, पुराना सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है। यहाँ के आपको उत्तर में क्या, मैदया, आपको मैदयामाबाद, यानी मैदयामाबाद कहाँ पड़ता है, कश्मीर। और दक्षिण में क्या है, मांदा यानी महाराष्ट्र में। और पश्चिम में क्या है, सुतकान केडोर, ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। और पूरब में जो है आलमगीर पुल, जो कहाँ पड़ता है, बंगाल स्थित है। यह पूरा आपको शेष एक आपको यहाँ त्रिभुजाकार के जैसे आपको दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। देखिए यहीं पर एक एक क्वेश्चन में दोनों बदल दिया कि नहीं बदल दिया, बदल दिया। सिंपल सा आपको इस बात को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था ना, वो 12,99,600 आपको वर्ग किलोमीटर तक जो था वो आपको फैला हुआ था। और जो इसका क्षेत्र था कैसा फैला हुआ था, ये आपको त्रिभुज के आकार के जैसा क्या हुआ था, आपको फैला हुआ था। चारों दिशा दे दिया है, उत्तर में किधर तक, दक्षिण में किधर तक, पश्चिम में किधर तक और पूर्व में किधर तक। तो आप आसानी से इसे देखकर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चारों दिशा के नाम दिया है, त्रिभुज के आकार में क्या है? अरे भाई देखिए, त्रिभुज के आकार के जैसा था तो क्या त्रिभुज के आकार का चार दिशा नहीं हो सकता है, हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर पहले दिशा ही बनाइए, ये हो गया। कुछ ऐसा दिशा पर रखिए तो इधर वाले एरिया जो हो जाएगा एगो, इधर वाले एगो दूगो, ऊपर वाले एगो तीन गो, आ इधर वाले एगो चार गो, आ बीच वाले एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो उसका तो दिशा होना तय ना है। अब गोला है तो कहिएगा गोला के कौन दिशा होगा ससुरा, तो ऐसा नहीं कि जो चरखूटा है उसी को चार गो दिशा होता है, बाकी लोगों को नहीं होता। आप फिट करके तो देखिए। 6 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या बताइए, कारण बताइए। पतन का मतलब क्या होता है, उजड़ जाना यानी खत्म हो जाना। यानी जैसे हम कहते हैं कि आपके पतन का कारण बताइए, तो पतन का मतलब क्या है, आप अब पूरा तरीका से अंत हो गया। जैसे रावण के पतन का कारण बताइए, तो रावण के पतन का कारण क्या है, राम जी है कि नहीं है, आए के, हाँ वही लोग हैं। तो रामायण में उसका भी आपको पतन होता है, यहाँ भी सभ्यता इसका भी पतन होता है। नहीं लोग कहता है चलल बा तो चलेले ना रही, कभो कभो ना हटी, वही वाला बात है। तो पतन का निम्नलिखित कारण है। आज भी वैज्ञानिक सब में क्या है, झगड़ा है कि नहीं है। वो कहता है अलग है, वो कहता है अलग है, वो कहता है अलग है। कोई कहता है कि बाढ़ आया
इतना ना ज़्यादा पानी एरिया में हो गया कि सारा लोग डूब के क्या हुआ, आपको मर गया। तो कोई दिमाग लगाता है कि नहीं, यहाँ विदेशी लोग आके आक्रमण कर दिया और यहाँ के सारे लोगों को क्या कर दिया, मार दिया, जिससे क्या हुआ, ये आपको सभ्यता पतन हो गया। उसके बाद कुछ लोग आता है, ये भूस्खलन लिखा है, भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, भूमि को आपको धस जाना, उसी को भूस्खलन कहा जाता है। तो कुछ लोग बोलता है कि भूस्खलन के द्वारा आपको सारा लोगों का अंत हो गया। तो कुछ लोग कहता है महामारी। महामारी का मतलब क्या समझते हैं, बीमारी। कोरोना क्या था भैया, एक महामारी था कि नहीं, यानी मानव के सबको मारता है, उसी को बोला जाता है महामारी। बात समझ गए, एक लाइन में, मानव को जो सबको मारता है उसी को महामारी। कोरोना आया था, कोई लोगों को छोड़ा था जी, कोई लोगों को। आज कोई भी लोगों को जाइए और पूछिए, कोई ना किसी व्यक्ति का करीबी जो होगा उसका अवश्य घर में जो है कोरोना आपको जरूर हुआ होगा। हम दूसरे का नहीं बात कर सकते हैं, मेरे खुद रिलेशन में, मेरे खुद आपको मामा का हो गया, मेरे बड़े अंकल जी का हो गया, और दोनों आदमी का डेथ भी हो गया। आप समझ सकते हैं, उम्र जो था उन लोगों का 40 के आसपास था, और डॉक्टर थे, उनका डेथ हो गया। तो हम दूसरे का क्या कहें। तो कोरोना में जिनके घर का लोग गया है, जरा सा उनसे जाके पूछिए कि कोरोना कितना खतरनाक बीमारी था। तो महामारी जो था ना कोरोना, वो बहुत आपको एक प्रकार का जो था आपको डेंजरस बीमारी था। गांव के हर एक लोगों के पास, माने हर एक जगह कोरोना जो था आपको गया था। अब कुछ लोग बचे, कुछ लोगों का मृत्यु हुआ, लेकिन जो लोग खोया उनसे जाके दर्द पूछिए कि आज किस हालात में वो लोग हैं। उसके बाद भूकंप। भूकंप का मतलब तो समझ रहे हैं, पृथ्वी को हिलना डोलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो वैज्ञानिक का इसका ठोस प्रमाण है क्या कि इसी चीज से आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, नहीं है। कोई लोग बाढ़ से बताता है, कोई लोग विदेशी आक्रमण बताता है, कोई लोग भूस्खलन बताता है, कोई लोग महामारी बताता है, तो कोई लोग क्या बताता है, भूकंप बताता है। तो आपको भी पता नहीं है, आप भी वैसा ही लिख दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए 7 नंबर में, आइए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। सिंचाई का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, खेत में पानी पटाना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो आइए सिंचाई व्यवस्था पर थोड़ा सा समझा जाए, बड़ा कर दिया जाए, दिखाई दे रहा है अब। आइए, तो हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही क्या था, उत्तम था। तो जहाँ सड़क अच्छा था वहाँ सिंचाई व्यवस्था क्या था, आपको अच्छा था। देखिए, जब सरकार का माने आपका राजा जब अच्छा रहे ना, तो हर चीज़ें आपको अच्छा रहता है। बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ हम लोगों का देश में राजे चोर है, नेते चोर है, तो अब जनता का क्या पूछा जाए रे भाई। अगला ये, यह सभ्यता सिंधु घाटी आपको नदी की सिंचाई के किनारे, लोग नदी की सिंचाई किनारे बसा हुआ था। बस गलती लिखा है, कह रहा है कि ये जो आपको हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु सभ्यता के बसे हुए जो लोग थे ना, सिंधु सभ्यता के आसपास के, उसी आसपास के लोग जो थे आपको क्या करते थे, सिंचाई करते थे। यहाँ के लोग नदी से आपको नहरों का निर्माण करके क्या करते थे, सिंचाई करते थे। नदी से नहर तो आज भी है, ये कोई नया तो बात नहीं। तो नदी से आपको नहर बना के लोग सिंचाई करते थे। इस सभ्यता में कुआं एवं तालाब के द्वारा भी सिंचाई का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। तो सिंचाई जो था नदी से नहर को निर्माण करके भी किया जाता था। कुआं का मतलब समझ रहे हैं, इनार से भी किया जाता था। तालाब का मतलब तो समझ रहे हैं, पोखरा, उससे भी आपको किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सिंचाई व्यवस्था अच्छा था कि नहीं अच्छा था। लेकिन अभी क्या है, अभी इसका प्रचलन जो है उतना है क्या, अभी प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। अभी प्रचलन किसका है, अभी हम लोग पंपी सेट का क्या करते हैं, ज़्यादातर आपको प्रयोग करते हैं। आए अशुद्धि है,
तो मैनेज कर लेना है, लिखते टाइम सुधार करना है। आइए, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, क्यों कहा जाता है। सुनिए, तो हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, क्या था? मातृसत्तात्मक। तो पढ़िए नीचे क्या लिखा है, यह बिल्कुल सत्य है, यानी ये बिल्कुल बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान क्या था? आपको सभ्यता था, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की आपको देवी मानकर क्या करते थे? पूजा करते थे। यानी धरती से जो आपको चीज़ें उपजता था उन्हें देवी के रूप में मानकर ये लोग क्या करता था? पूजा करता था। तो देवी माना गया, इसका मतलब महिला को यहाँ मुख्य रूप से पूजा किया जा रहा है, महिला को प्रधान के रूप में माना गया है कि नहीं माना गया है? यहाँ घर की जो मुखिया पिता ना होकर क्या होती थी? माता होती थी। है क्या लिखा है जी? सिया उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ये सिया थोड़े है, महिला है। हाँ, महिला उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान क्या था? सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो पितृसत्तात्मक ना होके क्या था? मातृसत्तात्मक था। चूँकि यहाँ के लोग जो थे वो धरती से उर्वरा शक्ति को देवी मानकर क्या करते थे? पूजा करते थे। घर का जो मुखिया था वो पिता ना होकर क्या होता था? माता होता था। महिलाओं को खुली छूट थी, वो जितना पढ़ सकती थी उतना क्या कर सकती थी? आपको पढ़ सकती थी। आज जो है भारत का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। अगर उससे पूछिएगा कि किसका बेटा है तो कभी वो माता जी का नाम नहीं धरेगा। वो अपने आप को कमी महसूस करता है माता जी का नाम धरने में, कि कैसा लोग माता जी का नाम रखा जाएगा तो लोग कैसा सोचेगा। अगर पिता मर गए हैं ससुर स्वर्गीय लगा के बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा, जब पिताजी का ही नाम बोलेगा, माता जी का नाम नहीं बोलता है। वो स्कूले तक सीमित रहता है, कागजे भर। अगर आपसे पूछा जाएगा माता जी का नाम, लोग गुस्से जाए, मास्टर कैसा माता जी का नाम पूछ रहा है कि ना? अगला आइए, हड़प्पा सभ्यता। देखिए सच्याता लिख दिया है, तो ये गलत ना बा, सभ्यता ना होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर क्या डाले? प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता के लिपि का मतलब क्या होता है? लिखावट। लिपि का मतलब क्या है? लिखावट। तो हड़प्पा सभ्यता के लिपि भाव क्या था? चित्रात्मक था। आज तक कोई भी इतिहासकार इस लिपि को पढ़ पाया है क्या? नहीं पढ़ पाया है। यह लिपि की खास बात यह थी कि की ना होना चाहिए, डी लिख दिया है। यह थी कि पहली लाइन क्या? दाएं से क्या लिखा जाता था? बाएं। बाकी लाइन क्या लिखा जाता था? बाएं से दाएं। अब सुना लोगन के नवा, हम लिखते हैं ऐसा, तो हम बाएं से किधर जाते हैं? दाएं। तो वो पहले के लाइन में किधर से लिखता था? दाएं से बाएं, यानी दाहिने से क्या लिखता था? आपको बाएं। देखिए दाएं से क्या है? बाएं। अब बाकी लाइन में कैसे लिखता था? ऐसे लिखता था। तो बात समझे कि नहीं समझे? पहला लाइन में तनका सा गड़बड़ लिखता था, अगला लाइन में क्या लिखता था? आपको सही लिखता था। पहला जो लाइन था उस ससुरा ऐसे करके लिख देता था, बाकी लाइन जो था वो क्या होता था? ऐसे होता था। हाँ, आइए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, जिसे आज तक कोई भी इतिहासकार जो है पढ़ नहीं सका है। यह लिपि की खास बात यह थी कि पहली जो लाइन थी वो दाहिने तरफ से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, अब बाकी जो लाइन थी वो क्या थी? आपको बाएं से दाहिने की तरफ सारे लाइन को लिखी जाती थी। अगला आइए, मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? तो ये भी इसका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का आपको टीला। मुर्दा के टीला भी उससे बोला जाता है, प्रेतों के टीला भी लोग कहता है, और क्या बोलता है? सिंध का बाग भी लोग उसे बोलता है। तो आपको इसका 3-4 गो अर्थ है, लेकिन सबसे फेमस में क्या है? मृतकों के टीला आपको है। मोहनजोदड़ो को सिंह का बाग भी कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। देखिए कहा जाता है
इस लाइनवा के पूरा काटिए, यहाँ हो जाएगा। नहीं, कहा जाता है यहाँ की भूमि बहुत ही क्या थी, उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा क्या बोलते हैं, राजधानी के नाम से भी आपको पुकारा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा की किस राजधानी से पुकारा जाता है, जुड़वा राजधानी से आपको पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या आपको नगर बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है, आपको मोहनजोदड़ो ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है, 483 किलोमीटर है। तो हड़प्पा भी एक शहर है, एक मोहनजोदड़ो भी क्या है, एक शहर है, जो दोनों सिंधु सभ्यता के आपको क्षेत्र में क्या आता है। तब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी जो लोग मर जाते हैं उसी का क्या टीला को मृतकों का टीला बोला जाता है। जो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता था, सिंध का आपको बाग भी आपको बोला जाता था। यहाँ की जो भूमि थी बहुत ही क्या थी, उपजाऊ थी, और इसे जुड़वा क्या बोला जाता था, आपको राजधानी भी बोला जाता था, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। और हड़प्पा और आपको जो मोहनजोदड़ो था, इनकी बीच की दूरी कितना थी, 483 किलोमीटर थी। तो ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा ना तो बहुत हाँ 5-6 गो ऑब्जेक्टिव है नहीं है। पहला हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। एक और हो सकता है सिंह का, इसे बाग भी कहा जाता है। यहाँ के बोलेगा कि यहाँ की भूमि कैसी थी, तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। दूसरा कह सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़िया राजधानी कौन थी, तो जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो सबसे बड़ा नगर जो कौन था, आपको मोहनजोदड़ो ही था। पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की आपको दूरी क्या है, तो 483 किलोमीटर है। सारा का सारा जो चीज़ है ना एक ही में आपको लिखा गया, बस आपको गौर करने की बात है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन तो कई दिन से दिमाग में घूमता। आइए, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। यानी सबसे पहले अगर सिंधु सभ्यता में कहीं खुदाई हुआ तो कौन जगह खुदाई हुआ, हड़प्पा में। 1921 में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा, इसीलिए इसे आपको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता आपको पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हम लोगों को हड़प्पा शहर से ही मिली थी। भैया सबसे पहले ओजन से खुदाई किए तो वही जगह से आपको मिलना स्वाभाविक बात है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण, मेन नगर था कि नहीं था, मेन नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं, आपको जानते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था, बसा हुआ था। जो सिंधु नदी अभी पाकिस्तान और भारत के एरिया में, जो पंजाब का साइड है, उसी एरिया में जो अभी लड़ाई चल रहा था, उसी एरिया में जो है ये आपको बसता है। यही नदिया के लिए तब मार हो रहा है कि रोक दिया जाए, तो अभी सुखा के मारा जाए, बाद में भिगा के मारा जाएगा। सरकार क्या स्टैंड लेती है हम लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के क्या किया जाता है, आपको नाम से जाना जाता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई किया गया वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा आपको खुदाई किया गया। दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई तो किया गया, और ये जो था आपको सबसे विकसित आपको शहर था, मेन आपको शहर था और महत्वपूर्ण शहर था। उसके बाद आगे जाइए, ये सिंध नदी के जो था आपको किनारे क्या हुआ था, आपको बसा हुआ था। यहाँ में भी दिया है तनखा सा, इसको भी पढ़ लीजिए। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी भी। तो ऊपर वाला भी आंसर लिख सकते थे, नीचे वाला भी आंसर लिख सकते थे। हाँ शॉर्ट में
छोटे में बता दिया है आपको। अगला क्या है 12 नंबर हड़प्पा देखिए मस्कती लिख दिया है, गड़बड़ है। हड़प्पा संस्कृति में वर्णित विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। तो कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति जब आप पढ़ रहे थे या हड़प्पा संस्कृति जब था, यानी उस समय के सिंधु सभ्यता के जो लोग थे कौन कौन जानवर से परिचित थे, इसका अर्थ यही ना हुआ। तो बहुत सारे जानवर थे। आइए कुछ जानवर का नाम लिखते हैं। उत्तर है, उत लिख दिया, उत्तर है। पशु पक्षी में भी आपको थे। तो पहला में आपको बैल, बैल से भी परिचित थे, तबे तो हर का जोताई आपको करते थे लोग। उसके बाद भैंसा या भैंस दोनों बात है। भेड़ है, बकरा है, बाघ है, सुअर है, ये क्या है गेंडा ना होता है, गाधा, गाधा है कि गेंडा है। भालू है, बंदर है, मोर है, तोता है, बतख है, कबूतर है क्या है मिरीन, मरतिया, प्राण हुई, बाघ है ना, गलती भाई गड़बड़ लिख दिया। आइए कोई बात नहीं, आप सुधार कर लीजिएगा। थोड़ा सा कहिएगा कि हड़प्पा संस्कृति में जो पशु का जो आपको प्रमाण मिला है वो किसका मिला है, बैल का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, बाघ का, सुअर का, आपको भालू का, बंदर का, मोर का, तोता का, बतख का। इतना ही लिख दीजिएगा तो काम नहीं हो जाएगा। तनका लिखा हुआ है का बहुत ज़्यादा आपको लिखा हुआ है। तूफान जी आप भी निकाले रहिए, अगर कहीं कहीं दिक्कत होता है ना तो उससे मेन नोट्स से जो है आपको मिलाकर इसे क्या किया जाए, सही किया जाए। बात समझ गए। चलिए अब देखिए उन 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति का उन्नत और परिपूर्ण थी। संबंधित प्रदेशों का नाम भी क्या आपको बताइए, यहाँ बताइए लिखा है। तो सुनिए उन 6 जगह का नाम लिखिए जहां पर हड़प्पा सभ्यता आपको क्या की था, आपको था। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, अगला ये लोथल, कालीबंगा और क्या है आपको बनवाली। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। 3-3 के ग्रुप में याद कीजिएगा, नहीं हो जाएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि 6 जो जगह था ना मेन उसी का नाम लिखने के लिए। आइए 14 की ओर आगे आते हैं। आप किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधुवासी सफाई और स्वास्थ्य का विशेष क्या रखते थे, आपको ध्यान रखते थे। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी का जो लोग था वो एकदम साफ सुथरा रहता था, सफाई का विशेष आपको ध्यान देता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मकान जो था वो क्या था, आपको पक्का ईंट का बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था, तथा यह सड़कें और गलिया के किनारे बना होता। ये मकान ऊंचे होते थे। यानी जगह शहर को एक बसाया जाता है, नया शहर को, सेम उस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था थी। बड़े बड़े खिड़कियाँ वाले हवादार महल घरा का गंदा पानी को, अच्छा बड़े बड़े आपको खिड़की वाले हवादार आपको महल बनाए गए थे। यहाँ पर है घर होना चाहिए। घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए परिपूर्ण क्या थी, आपको व्यवस्था थी। इन घरों का पानी को बड़े बड़े आपको नालियों के माध्यम से नगर से बाहर क्या किया जाता था, आपको फेंक दिया जाता था। अधिकांश मकानों में स्नान घर, कुएं आदि पाए गए हैं। कूड़ा करकट के लिए एक जगह जमा करके जगह जगह टैंक बने हुए आपको थे। आइए कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपको साफ सफाई के लिए इसलिए जाने जाते थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो घर था ना पक्की ईंटों का बना हुआ था, प्रॉपर आपको नालियाँ बना हुआ था, प्रत्येक घर में स्नान घर था, स्नान घर के साथ कुआं भी था, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाए गए थे, हवलदार मकान भी बनाए गए थे, खिड़की भी आपको क्या किए गए थे,
आपको बनाए गए थे। कूड़ा करकट फेंकने के लिए एक स्थान था कि नहीं था। तो जहाँ सब एक सिस्टम के अनुसार काम हो, उससे ज़्यादा अच्छा जगह आपको कहीं हो सकता है क्या? आपको अच्छा जगह नहीं हो सकता है। बिहार के देखिएगा सारा कचरा NH के रोड के किनारे रहता है। बिहार में कहीं कचरा धरने का जगह ही नहीं है। देखिएगा जो है तहें आपको फेंक देता है सब कचरा निकाल के, NH के किनारे ले जाएगा फेंक देगा। आप जब जाइएगा, आप जब तक नाक बंद करके नहीं जाइएगा। यही ना मोतिहारी के आपको खड़वा जो पुल है, खड़वा पुल के पास अब फेंकने लगा है सब, पूरा उधर उत्पाद मचा दिया है सब। क्या कहिएगा? 15 नंबर आइए, 15 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कैसे मिली। यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी जो मिली वो अनेक स्रोतों से मिली है कि नहीं मिली है? अनेक स्रोतों से। आइए, अलग अलग स्थानों से खुदाई से, यानी बहुत जगह खोदा गया कि नहीं खोदा गया? खोदा गया। जैसे हम लोगों को सड़क से मिलती है, यानी सड़क बड़ा अच्छा था। गलियाँ थी कि नहीं थी? गली, भवने मतलब घर था। स्नान घर था कि नहीं था? स्नानागार। अन्नागार भी मिला है, अन्न रखने के लिए, अनाज आदि के द्वारा नगर योजना वास्तुकला और लोगों को रहन सहन के विषय में जानकारी मिलती है। भाई क्या लिखा है जी? चातु की मूर्तियाँ, मिट्टी के खिलौने हो सकता है। धातु, मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्तियाँ, आभूषण जैसे कला शिल्प की जानकारी कराने वाली आपको वस्तु पर विभिन्न व्यवसाय का सामाजिक दशा की जानकारी आपको कराती है। इस सब बात छोड़िए, हम आपको समझा रहे हैं। सुनिए, गलती फलती लिख दिया है। सुनिए, इसकी जानकारी जो मिली है बहुत जगह से आपको क्या है? स्नानागार मिली है, कुआं मिली है, तालाब मिला है, ये बहुत जगह से आपको बड़े बड़े भवन मिला है, गली मिला है, नली मिला है, पक्की सड़क मिला है, पक्की ईंट मिला है, उससे जानकारी मिलती है। तथा बहुत जगह से मिट्टी के खिलौने मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आभूषण मिले हैं कि नहीं मिले? सोना चांदी। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता का जो है आपको संस्कृति की जानकारी मिली है। वही क्वेश्चन में ये भी है, 2 बार रिपीटेशन मार दिए। देखिए 15 का 15, 16 नंबर हेदे हैं। आइए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का क्या कीजिए? आपको वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के ज़रा सा देखिएगा। प्राप्त प्रमाण से आपको ज्ञात न होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय है क्या है जी? मुख्य व्यवसाय तो कृषि था, व्यापार था। ये गलती है भट, यहाँ याद रखिएगा। मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था, कृषि था, क्योंकि यहाँ के कई स्थलों से अनाज के क्या दाने प्राप्त होते थे। तो आइए, हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपको कृषि था। मुहरों पर वृषभ या क्या बैल, बैल को ही क्या बोला जाता है? वृषभ बोला जाता है, नहीं जानते हैं? बैल को वृषभ बोला जाता है। का अंकन रहना तथा बैलों की कई आपको मृण मूर्तियाँ का मिलना, खेत में जोतने बैलगाड़ी के लिए आपको वृषभ का प्रयोग किए जाने का स्वतः साक्ष्य आपको मिला है। तो सुनिए, हड़प्पा सभ्यता में जो है वृषभ यानी बैल का प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है? हल भी आपको मिला हुआ था। देखिए चोली स्थान, चोली स्थान भी क्या है? आपको एक जगह है जो चोली स्थान कहाँ पड़ता है? अभी कोई आदमी को याद हो? हाँ, पाकिस्तान। एक बार बताए भी थे कि चोलिस्तान जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? आपको पाकिस्तान। तो चोलिस्तान के कई स्थलों या आपको बनवाली जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, जो हम लोगों का आपको है, में आपको मिट्टी निर्मित हल के क्या मिले? अवशेष मिलना। यह आपको आधिकारिक जानकारी बनता है। क्या आधिकारिक थोड़े हो सकता है? अधिक जानकारी। हाँ, अधिक जानकारी बनता है कि खेती की जुताई हलों से होती थी। कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के आपको साक्ष्य भी मिले हैं। वही बात है कि चोलिस्तान के कई स्थलों या बनवाली के कई मिट्टी के क्या मिले हैं? आपको हल मिले हैं।
इससे पता चलता है कि जो उस समय जो होता था वो आपको बैल से क्या किया जाता था, खेती। अगर हर मिल गया तो हम क्या समझेंगे कि खेती होता था उस समय। देखिए इसमें गलती फलती लिखा है, आप अपने अनुसार आप अपना आंसर दीजिए। बात समझ गए, समझ के आंसर आपको देना है। अगला आइए, चौथा नंबर इसका पॉइंट समझ लीजिए। फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हंसते और आपको जड़े फड़ा, हंसुआ भी यहाँ से मिला है, जिसे आपको का हंसुआ नहीं लिख पाया है। हंसतों की आपको जड़ें फंसाए गए, पत्थर के फलक, धार या धातु का पलक से आपको प्राप्त चलता है कि उन्हें कृषि उपकरणों का क्या था, आपको ज्ञान था। जब हंसुआ टाइप का हाशिया का प्रयोग किया गया था फसल को काटने के लिए, हंसुआ को क्या बोला जाता है, हाशिया। तो जब हाशिया टाइप का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये लोग फसल उससे भी आपको परिचित थे। सिंचाई के लिए उन्होंने आपको कुओं का प्रयोग किया होता। अफगानिस्तान में सतुबई के आपको नगमे से अवशेष मिले हैं। यहाँ नहरों से न होगा, नहरों के अवशेष मिले हैं। तो सिंचाई जो था इन लोगों को कुआं और क्या होता था, नहरों के माध्यम से आपको हाँ 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 वही वाला, वही वो थोड़ा सा दूसरे बंगाली टाइप का हंसुआ होता है, नेपाल वगैरह में ज़्यादा चलता है। आइए, हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का क्या आपको वर्णन करना है। यानी धार्मिक रीति रिवाज का मतलब क्या है। जैसे हम पूछेंगे कि आज के आपके धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन के बारे में बताइए, तो आप हिंदू धर्म है तो आपको मंदिर जो होगा यानी पूजा पाठ जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, धार्मिक, यानी जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। तो आइए उत्तर देखिए, हड़प्पावाई लोगों ने आपको धार्मिक रीति रिवाज अनुमान आपको उनकी कुछ मूर्तियां, बर्तनों तथा ताम्रपत्र आपको चिंतकों से मिलता है। मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली है। इससे पता चलता है कि मातृ देवी उनके पूज्य क्या थी, आपको देवी थी। चूँकि इनकी जो ये लोग थे तो माता की पूजा करते थे लोग कि नहीं करते थे लोग, तो मातृ देवी इनकी क्या थी, पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल क्या है, नग्न है। नग्न का मतलब क्या है, जो कोई आदमी वस्त्र नहीं पहनता, एकदम नंगा रहता है, उसे क्या बोला जाता है, नग्न बोला जाता है। हाथ में आपको कटार तथा गले में आपको नर, मुंड में क्या है, आपको माला। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं से प्रसन्न करने के लिए आपको नर बलि भी देते थे। नर बलि का मतलब क्या है, चढ़ावना, खोसी बकरी का जगह चढ़ावना होता है। तो इससे पता चलता था कि उस समय भी लोग चढ़ावना देते थे कि नहीं देते थे। तो पहला आप बात समझे कि माता लोगों का ये लोग पूजा करता था, मातृ देवी का, और उस समय भी ये लोग क्या देता था, बलि को आपको देता था। यह नहीं कहा जा सकता कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे अथवा नहीं, माने अब देखिए मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए हम कह नहीं सकते हैं कि मंदिर बनाया जाता था या नहीं। मोहनजोदड़ो से इसे एक आपको देवता की मूर्ति मिली है जो आजकल के शिव देवता से क्या मिलती जुलती आपको है। यानी मोहनजोदड़ो से एक देवता का प्रमाण मिला है और जो मूर्ति है किस भगवान का है, शिव भगवान का है। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो से जो एक मूर्ति मिली है वो आपको कौन सी मूर्ति मिली है, तो एक मूर्ति मिली जो शिव भगवान से मिलता जुलता है। संभवतः या आपको वृक्ष या पशु या साढ़ तो जानते हैं ना, बैल, साढ़, सांपों और पत्थरों के भी आपको क्या करते थे, पूजा करते थे। इस बात से पता चलता है कि लोग बैल का भी यानी वृषभ का भी पूजा करते थे लोग, सांप तथा पत्थर का भी क्या करते थे लोग, आपको पूजा करते थे लोग। देखिए 16 है जो क्वेश्चन अभी आप पढ़े ना, ये अभी 17 नंबर आप क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब 17 को जो है इसमें सब्जेक्टिव का 2 नंबरिया क्वेश्चन था। अब जितना भी जा रहे हैं ना उस सब किस में जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 नंबर वाले प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न तो दीर्घ उत्तरीय का बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है। हड़प्पा मध्याता के गौर योजना की भी
हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विवेचना कीजिए। ये ना होगा क्वेश्चन, गलती है। हड़प्पा सही है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की क्या करना है, आपको चर्चा करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का क्या था, एगो कारण था क्या, नहीं, निम्नलिखित कारण थे। पहला ये सड़क। तो हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो था, देखिए यहाँ भी गलती लिख दिया, सड़क पक्की ईंटों का क्या होता था, बना होता था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने होते थे जिस पर आपको बैठकर लोग आराम करते थे। चबूतरा पर आप क्या खेलिएगा, बैठकर आराम ना कीजिएगा, ताश खेला जाता है, गोटी खेला जाता है। सड़क के दोनों ओर आपको नाले बने होते थे। सड़क एक दूसरे को क्या, समकोण पर काटती थी। बड़े सड़कों के से कई छोटे छोटे सड़कों का क्या किया जाता था, निर्माण। तो सड़क के बारे में सड़क लिख के उसके बारे में छोटा सा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला आइए नाला पर। तो कहा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख आपको जो काम है वो वहाँ के क्या था, आपको नाला है। यानी इस हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का अगर मेन चर्चा जो है तो सबसे ज़्यादा चर्चा किसका है, वहाँ के नाला का है। आए हमने का नले गड़बड़ है, नले गड़बड़ है, पानी कचरे नहीं जाता है शहर से बाहर। सड़क के प्रमुख दोनों किनारे नाले बने हुए थे जिसके कारण शहर के पानी जो था नाले के थ्रू कहाँ निकल जाता था, बाहर निकल जाता था। वहाँ के लोग नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी जो था एक नगरीय व्यवस्था था। बिना नाला के नगर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। सी नंबर देख लीजिए इसका, चूंकि 5 नंबर है तो कम से कम 5 को पॉइंटों देना जरूरी है। अगला ये भवन। तो भवन में देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का भवन जो था पक्की ईंटों के द्वारा क्या किया जाता था, बनाया जाता था। वहाँ की भवन आपको देखिए बहुत ना होगा, बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। इस प्रकार वहाँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी जो था एक नगर सभ्यता था कि नहीं था। चूँकि भवन जो था ऊंचे ऊंचे बना हुआ था, बड़े बड़े हवादार खिड़की भी आपको क्या हुए थे, छोड़े गए थे। अभी पीछे पढ़े हैं। अगला क्या है, स्नानागार। स्नानागार किसे कहते हैं, जिसमें लोग स्नान करता है, नहान घर को स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत क्या है, आपको बड़ा है। तो स्नानागार का जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। अगला है कि इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी क्या कर सकता था, स्नान कर सकता था। अभी का स्नानागार ऐसा बन रहा है कि एक बार में एक आदमी सिंगल जाता है क्योंकि उसमें जगह नहीं रहता है। यह स्नानागार जो था किससे बनाया गया था, पक्की ईंटों से। तो घर भी पक्की ईंटों से बनाया गया, रोड भी पक्की ईंटों से, नाला भी पक्की ईंटों से। तो स्नानागार भी किससे बनाया जाएगा, पक्की ईंटों से। अब माटी से बना दीजिएगा, पता लगेगा स्नान किए, पानी गया, उस सब को गिला के लेके चल गया। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहाँ का क्या था, स्नानागार। अब यहाँ एक और अन्नागार के समझ लेना है, अन्नागार। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ के अन्नागार था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर से अन्नागार न होगा, अन्नागार मिला है। इससे वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं हड़प्पावासी जो था एक नगर होने का प्रमुख कारण अन्नागार भी था। तो क्या क्या मिला हड़प्पा में, तो सबसे 1 नंबर पर सड़क, 2 नंबर पर नाली, 3 नंबर पर भवन, 4 नंबर पर स्नानागार, 5 नंबर पर क्या हो जाएगा, अन्नागार। नहीं लिख सकते हैं तो पूरी बात को एक एक पॉइंट करके थोड़े थोड़े समझाइएगा जरूर। ईंटा के बारे में समझ लो कि ईंटा कैसन था। आइए, हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ मिले क्या है, ईंटा भी आपको है, ईंट भी है। इस सभ्यता का सबसे सभ्यता से बड़ी संख्या में क्या मिला है, ईंटा मिला। हाँ, यहाँ जो था बहुत ज़्यादा क्या मिला था, आपको ईंटा मिला था। कहा जाता है कि अगर पूरी पाकिस्तान का घर पक्की ईंटों से बना दिया जाए फिर भी वहाँ से ईंटा क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। ईंटों का आकार जो था क्या था, आपको बड़ा था। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। यानी वहाँ जो जितना ईंटा मिला नीचे से खुदाई के दौरान, अगर उस ईंटा के से अगर पाकिस्तान में जितना भी घर है अगर सारे घर को बनवा दिया जाए पक्का का,
फिर भी ईंटा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान लड़ जाता है इंडिया से बार बार, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि अभी हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से जो ईंटा है उसका पूरा पाकिस्तान का घर बन जाएगा। अगला आइए, यही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या बताइए, कारण को बताइए। तो पतन का कारण तो बहुत सारा है भैया। बाढ़, महामारी, भूकंप। तो बाढ़, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। हाई एफ लिखना इसको जरूरी था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग क्या हो गए, डूब के मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण क्या था, आपको बाढ़ भी था। बाढ़ में आएगा तो लोग डूबेगा नहीं तो होगा क्या, पहुंचेगा। हाँ, महामारी, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, देखा मुख्य कारण महामारी भी है। बीमारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग क्या हो गए, मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण क्या था, महामारी भी था। तो महामारी भी उसका क्या था, एक विशेष कारण था। अगला है भूकंप या क्या है, भूस्खलन, दोनों एक ही में लिख दिया गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण भूकंप और क्या है, भूस्खलन भी है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे क्या हो गई, दब गई। हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण क्या है, आपको भूकंप या भूस्खलन भी है। अगला है विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है, देखिए सब चीज़ वो एक लाइन का लिखा रहा है कि नहीं। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण यहाँ इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो कारण हो क्या है, विदेशी आक्रमण भी है। तो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा यार। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको याद करने की आवश्यकता है। लास्ट क्वेश्चन है, द इंड हो रहा है इसी पर। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और क्या है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। अच्छा, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था। सामाजिक जीवन का मतलब लोगों के बीच समाज में कैसा रहन सहन था, कैसे लोग रहते थे। आर्थिक का मतलब पैसा कौड़ी कहाँ से कमाता था। धार्मिक का मतलब धर्म में कैसे पूजा पाठ कैसे होता था। तो सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर क्या करते थे, आपको रहते थे। मिलजुल कर लिखा है, देख रहे हैं, मिलजुल कर लिखना चाहिए। मिलजुल कर आपको रहते थे, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा लोग। यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के आपको कुछ नगर लोथल ना होगा। लोथल कालीबंगा घर के दरवाजे जो था वो पीछे की तरफ आपको खुलते थे। यहाँ समाज नगर जैसा, इस प्रकार समाज जो था नगर के जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, बहुत ही आपको अच्छा था। यानी वहाँ जो था लोग घरों में अपना ताला लगाते थे, क्या घरों में अपना ताला नहीं लगाते थे। आज क्या है, ताला लगाइएगा, ताला तोड़ के भी आपको चोरी हो जाता है। आप बाकी का आज तो बातें छोड़ दीजिए, पीछे की तरफ दरवाज़ा खुलता था। आज जो है चोर ससुरा पीछे ही से घुसबे करता है। तो आज के समय आप पहले के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। हाँ, पहले लोग बोलता था कि पहले बहुत ज़्यादा चोरी होता है। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता बहुत दूर के ना बात है। आप अपने जो चोरी का बात बता रहे हैं दादाजी के समय का आप बात बता रहे हैं। हाँ, तो बहुत पहले का है, बहुत पहले का है। आइए धार्मिक जीवन, तो धार्मिक ससुरा गड़बड़ लिख दिया है। धार्मिक जीवन हृदय पा, आपको सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। सीधा हड़प्पा सभ्यता लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की क्या करते थे, पूजा करते थे। यहाँ के लोग आपको मूर्ति
बाकी सब गलतियाँ हटा दीजिए। हम आपको समझा देते हैं, लिख दीजिएगा कि यहाँ के लोग जो थे वो आपको धार्मिक जीवन से पूरी तरीक़ा से परिचित थे कि नहीं थे, परिचित थे। सभी लोग जो थे आपको मातृ देवी का क्या करते थे, पूजा करते थे। और इन लोगों का जो समाज था पितृ सतात्मक ना होकर क्या था, मातृ सतात्मक था। बात खत्म। एक मूर्ति भी मिला है जो शिव भगवान का था। विदेशी आक्रमण, ये तो होमे के विदेशी आक्रमण, ये थोड़े में लिखाएगा, इसमें आर्थिक जीवन के बारे में लिखाएगा। तो आर्थिक जीवन मतलब पैसा, तो लिख देंगे आर्थिक जीवन के लिए इन लोगों ने कृषि करते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे, ये सब था इन लोगों का आर्थिक जीवन। तो जो आपको ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये 12th क्लास का जो है, यानी 12th का जो चैप्टर नंबर पहला है, इसका ये पूरा का पूरा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बता दिए। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर क्या कीजिए कि आप मैसेज कीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको जो है नोट्स दे दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।